ये वीडियो का पहला भाग है। आज हम इस द्रव सिमुलेशन पेंडेंट का निर्माण करने जा रहे हैं। ये एक वास्तविक समय फ्लिप द्रव सिमुलेशन है जो सोने की परत चढ़ी हाथ से मशीनी बाड़े के भीतर एम्बेडेड हार्डवेयर पर चल रहा है। और जहां तक मैं बता सकता हूं, इससे पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसे काम करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से कई चतुर हैक की आवश्यकता थी और उन संचित यूरेका क्षणों के परिणाम स्वरूप कई स्पिन प्रोजेक्ट सामने आए हैं। मेरा मतलब है, वास्तव में मैंने उनमें से कुछ पर खुद को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उन परियोजनाओं को बाद के वीडियो के लिए इंतजार करना होगा। यह पूरी परियोजना एक कदम है। वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले के साथ मैंने कुछ प्रीरेंडर किए गए द्रव सिमुलेशन का प्रदर्शन किया और स्वाभाविक रूप से अंतिम लक्ष्य उन वॉल्यूमेट्रिक 3D द्रव सिमुलेशन को वास्तविक समय में काम करना है। तो हमारे पास चमकते हुए वॉक्सल से भरा एक आभासी स्नो ग्लोब हो सकता है जो आपके हिलाने पर छपता है, या एक नकली लॉ जो वास्तव में गति और वायु प्रवाह पर प्रतिक्रिया करती है। ये दोनों बेहतरीन विचार हैं। बाद में उन्हें सुझाने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए जब आप वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले देखेंगे तो वे स्पष्ट विचार होंगे। तो हाँ, यही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन हमें दौड़ने से पहले चलना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस लक्ष्य की ओर एक कदम के रूप में 2D वास्तविक समय सिमुलेशन बनाने की कोशिश करूंगा। मार्च में मैंने अपना सिम कॉन्सेप्ट पोस्ट किया, जहां मुझे एहसास हुआ कि हम एक वास्तविक तरल पदार्थ का उपयोग करके द्रव सिमुलेशन को नकली बना सकते हैं। एक नकली सिमुलेशन। ये मूल रूप से पैड के ग्रिड के साथ एक बड़ा पारा झुकाव स्विच है, ताकि जब पारा इसके चारों ओर बहता है तो सामने की तरफ LED जलती है। मैंने उस समय जो पोस्ट नहीं किया वह यह है कि इसके तुरंत बाद मैंने सिम पेंडेंट का अनुकरण किया। तो ये एक सिमुलेशन 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 सिम है। मैंने इसे केवल यह जांचने के लिए बनाया था कि हम कितने या कितने कम LED के साथ काम चला सकते हैं, और फिर भी ये एक तरल जैसा महसूस होगा। जावास्क्रिप्ट में लिखने के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसे फोन पर चलाना और वास्तविक एक्सेलेरोमीटर डेटा का उपयोग करना आसान है। और हाँ, यहां मेडजेलिको में यहां तक कि हमारे आंतरिक परीक्षण उपकरणों में भी सटीक छायाएं हैं। इस एल्गोरिथम को फ्लिप या द्रव निहित कण के रूप में जाना जाता है। द्रव वायु संयोजन का अनुकरण करने का दूसरा सामान्य तरीका SPH या स्मूथ हेड पार्टिकल हाइड्रोडायनामिक्स है, लेकिन मैंने कुछ कारणों से फ्लिप का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, ब्लेंडर का मंटा फ्लो, जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया है, फ्लिप कर रहा है। हालांकि यहां आप जो कार्यान्वयन देख रहे हैं वो सीधे कहीं से पोर्ट नहीं किया गया है। ये मेरा अपना कार्यान्वयन है जो दूसरों के काम पर आधारित है। फ्लिप 1980 के दशक में वापस चला गया। इसे मूल रूप से प्लाज्मा भौतिकी के मॉडलिंग के लिए विकसित किया गया था। मैंने अकादमिक पेपर पढ़कर शुरुआत की, लेकिन आपके दिमाग में बहुत कुछ है। कुछ समय बाद फ्लिप का इस्तेमाल स्पेशल इफेक्ट के लिए किया जाने लगा। बहुत से संसाधन 2005 के इस पेपर की ओर इशारा करते हैं, जिसका नाम है सैंड को एनिमेट करना एक फ्लूइड। लेकिन अब तक का सबसे उपयोगी संसाधन मैथियास मुलर का काम था। वो एनवीडिया में एक प्रमुख इंजीनियर है और उन्होंने सिमुलेशन पर कई पेपर लिखे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनकी एक वेबसाइट और YouTube चैनल है जिसका नाम है 10 मिनट फिजिक्स, जहां वे काफी उन्नत भौतिकी अवधारणाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। 10 मिनट में मुझे ये बहुत पसंद आया कि उन्होंने ये किया है, और मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने देखा कि उनके पास एक वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू राइट ए फ्लिप फ्लूइड सिमुलेशन। 10 मिनट में फ्लिप को समझाना महत्वाकांक्षी है, और निश्चित रूप से मुझे इसे समझने में इससे कहीं ज्यादा समय लगा। मुझे कई बार वीडियो को रोककर फिर से देखना पड़ा। उनके पास मिट लाइसेंस प्राप्त कोड उदाहरण भी है। हालांकि मैंने जहां संभव हो इनका उपयोग करने से परहेज किया। मैं प्रक्रिया के हर चरण को समझना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो में दिए गए रूपरेखा का पालन करते हुए द्रव सिमुलेशन को फिर से लागू किया। मेरा वास्तव में मानना है कि दुनिया को बेहतर जगह बनाने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा और शैक्षिक सामग्रियों तक पहुंच में सुधार करना है। इसलिए मैथियास, इन वीडियो को डालने के लिए आपका धन्यवाद, और सभी को उनका चैनल देखना चाहिए। फ्लिप और इसके पूर्ववर्ती पेक यूलरियन ग्रिड और कण प्रणाली दोनों का उपयोग करके काम करते हैं। यूलरियन द्रव सिमुलेशन कोशिकाओं का एक ग्रिड बनाता है और प्रत्येक कोशिका के चेहरे में और बाहर द्रव के प्रवाह की निगरानी करता है। कुल प्रवाह को विचलन कहा जाता है, और यदि हम संख्याओं को इस तरह से समायोजित करते हैं कि विचलन 0 हो, तो हम इस द्रव को असंपीड़ित कर देंगे। द्रव को जीवन में लाने के लिए हमें वेगों के आधार पर इन संख्याओं को बदलने की आवश्यकता है, और ऐसा करने का एक तरीका सबसे सरल शब्दों में वेग क्षेत्र को देखना और पूछना है कि किस तरह की गति इन वेगों को जन्म देगी। फिर भारित औसत के पूरे भार के साथ हम प्रत्येक सेल पर वेग को उस वेग के आधार पर समायोजित करते हैं जहां से ये आया है। ये अपने आप में भंवर बहाव जैसे कुछ शानदार परिणाम उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर हम एक तरल वायु सीमा चाहते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम एक कण प्रणाली भी लागू करते हैं और ट्रैक रखने के लिए कणों का उपयोग करते हैं, क्या द्रव है और क्या वायु है। सिमुलेशन के प्रत्येक चरण में हम कणों को उनके वेग से आगे बढ़ाते हैं और उनके बीच टकराव का प्रबंधन करते हैं। फिर हम उन कणों के वेगों को यूलरियन ग्रिड में स्थानांतरित करते हैं, जिसमें बहुत सारे भारित औसत शामिल होते हैं, क्योंकि कण कई कोशिकाओं में फैले होंगे। इसके बाद हम ग्रिड में असंपीडनीयता के लिए हल करते हैं और अंत में ग्रिड वेगों को कणों में वापस स्थानांतरित करते हैं।
फ्लिप में हम सीधे नहीं करते हैं, लेकिन ग्रिड में परिवर्तन द्वारा उनके वेगों को समायोजित करते हैं, जो कणों को उनकी व्यक्तिगत गति को खोने से रोकता है। इनमें से प्रत्येक चरण उल्लेखनीय रूप से जटिल है, यहां तक कि कण टकराव वास्तविक समय में दूर से व्यवहार्य होने के लिए उन्हें हैश ग्रिड के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मैंने वीडियो गेम के संदर्भ में पहले भी हैश ग्रिड टकराव का सामना किया है, इसलिए इसे यहां उपयोग करना दिलचस्प है। मैथियास, वास्तव में हैश ग्रिड टकराव को लागू करने के तरीके पर एक अलग वीडियो है। लक्ष्य उनकी स्थिति को हैश करना और एक लुकअप तालिका बनाना है, ताकि हम 9 पड़ोसी वर्गों में सभी कणों को प्राप्त कर सकें और हर दूसरे कण के खिलाफ जांच करने के बजाय सिर्फ उनके साथ टकराव की जांच कर सकें। स्वाभाविक रूप से इसके लिए इष्टतम ग्रिड आकार हमारे यूलरियन ग्रिड के आकार से अलग है। मुझे अपने सिमुलेशन को उस स्थिति में लाने में लगभग 2 सप्ताह लगे, जिससे मैं खुश था। मैंने मैथियास के कोड से अलग कुछ निर्णय लिए, ज्यादातर मनमानी चीजें जैसे कि मेमोरी कैसे रखी जाती है और कुछ संदिग्ध अनुकूलन जिन्हें मैंने वास्तव में प्रोफाइल नहीं किया। मैंने ग्रिड का आकार बिल्कुल एक बनाया, इसलिए व्युत्क्रम अंतराल भी एक है और आप ग्रिड स्थान प्राप्त करने के लिए कण की स्थिति को कम कर सकते हैं। हालांकि ये जावास्क्रिप्ट है, मैंने इसे अपने बहुत ही अज्ञेयवादी तरीके से लिखा है, लगभग छद्म कोड की तरह, इसलिए इसे सी में पोर्ट करने में लगभग 10 मिनट लगे। मैंने ग्रिड का आकार बिल्कुल एक बनाया, इसलिए व्युत्क्रम अंतराल भी एक है और आप ग्रिड स्थान प्राप्त करने के लिए कण की स्थिति को कम कर सकते हैं। हालांकि ये जावास्क्रिप्ट है, मैंने इसे अपने बहुत ही अज्ञेय तरीके से लिखा है, लगभग छद्म कोड की तरह, इसलिए इसे सी में पोर्ट करने में लगभग 10 मिनट लगे। इस सिमुलेशन को एक वास्तविक भौतिक चीज में बदलने के लिए जिसे हम पकड़ सकें, हमें एक माइक्रोचिप चुनने की जरूरत है। हमें कुछ बहुत तेज चाहिए, निश्चित रूप से एक एफपीयू के साथ, लेकिन शारीरिक रूप से छोटा और आदर्श रूप से कम शक्ति वाला। और सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पहले से ही इसके लिए एक डेव बोर्ड है, मैंने अपने पुराने वफादार SDM32L432 केसी की ओर रुख किया। ये वही प्रोसेसर है जिसका मैंने फ्लैश सिंथ में इस्तेमाल किया था। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे नए SDM32 चिप्स आए हैं जो और भी कम शक्ति वाले हैं, लेकिन मुझे इस थोड़े पुराने चिप के साथ चलने का विचार काफी पसंद आया। बहुत नवीनतम भागों पर निर्भर रहने के बजाय हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सालों पहले किया जा सकता था, बस किसी ने इसे करने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने एल्गोरिथम को चिप में पोर्ट किया और हम इसे UART पर ASIR डंप करके टेस्ट कर सकते हैं। मैंने पाया कि 16 के व्यास के साथ 60 FPS के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे चिप को नाममात्र 80 से 100 मेगाहर्ट्ज तक थोड़ा ओवरक्लॉक करना पड़ा, लेकिन यह शायद ठीक है।